हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो सभी के सभी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके सेल्फ पेस्ड एग्जाम के लिए। और सेट ए जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। कई सवाल होंगे दिलो दिमाग में, और उन सभी सवालों का धीरे धीरे जवाब देते हुए हम फिर शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल कि सर ये पेपर का पैटर्न कैसे होगा, पेपर किस तरीके से आएंगे। बहुत सारी गाइडलाइंस ये इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली लॉन्च की थी, जिसके द्वारा ये पता लगता है कि पेपर किस तरीके से आएगा और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसेंटली मैं भी बोर्ड ऑफ स्टडीज से थोड़ा बहुत टच में रहता हूँ, और तो पता लगता रहता है कि हाँ जी, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, क्या सर आपकी क्लासेस करके हम पेपर देने जाएं? ऑब्वियसली, तभी तो आप यहाँ आए हो, तो क्लासेस करके पेपर देने जाना पड़ेगा। मैं एक एक मुद्दे को जो आपके दिमाग में है, पहले इस पेपर से रिलेटेड एक एक मुद्दे को पहले टच करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सिलेबस पे तो बाद में आएंगे। पहले, इससे पहले इंट्रोडक्शन शीट के अंदर, ये शीट आपको मिल जाएंगी, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। हाँ जी। इसका पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है। ये पूरे का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपसे एमसीक्यू मतलब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लगभग 1 पेजर केस स्टडी होगी। उस 1 पेजर केस स्टडी के बेसिस पर उस केस के ऊपर 5 क्वेश्चन बने होंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 10 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपको उन सभी को अटेम्प्ट करना है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि 120 नंबर का पेपर है जिसमें से आपको 100 नंबर का करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। 100 नंबर का पेपर आपको 100 नंबर का ही करना होगा। ठीक है, कोई इतनी बात। फिर आपके पास कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ 70 नंबर का है और 30 नंबर का आपका इकोनॉमिक लॉस है। जब मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करता हूं 70 नंबर के, तो उसके भी 2 सेग्रीगेशन हैं। एक है कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज लॉ, जो कि 50 नंबर का है, और दूसरा है फिर सिक्योरिटीज लॉ, जिसमें सेबी से रिलेटेड रेगुलेशंस आती हैं। जम के दिल खोल के आईसीआई ने दिए रेगुलेशन, मतलब कोई दया का भाव दिखाना चाहिए था, वो दिखाया तक नहीं है। जम के इश्यू ऑफ कैपिटल, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट, सब्सटेंशियल एक्विजिशन रिक्वायरमेंट, जो आज तक नहीं दी थी फाइनल में, वो भी दिल खोल खोल के दिए। मतलब इतना दिल खोला ना आईसीआई ने सिलेबस देने में इसका कि बस क्या कहूं। चलिए, अब एक और जरूरी बात। हालांकि आप ये क्लासेस अटेंड करेंगे, बट इसके बावजूद आपको सीए इंस्टीट्यूट की क्लासेस को अटेंड करना ही करना पड़ेगा। अब वो देखो ना देखो, वो आपकी इच्छा है, मगर आपको, क्योंकि आपको ना पहले एक सर्टेन आवर्स होते हैं, लर्निंग आवर्स, जो पूरे करने पड़ेंगे। तो यानी कि जब आपके लर्निंग आवर्स पूरे दिख जाएंगे वहां पर कि आप इतने घंटे आपने क्लास कर ली हैं, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस एग्जाम को देने के लिए। अच्छा, तो फिर सर आपकी क्लासेस का क्या फायदा? फिर तो जब हमने वहीं पढ़ना है, तो वहीं पढ़कर फ्री एग्जाम दे देंगे। तो जो ये माइंडसेट रखते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आप एक बार वहां पे क्लासेस लॉन्च होने दीजिए और उन्हें पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है कि अगर आप उसको पढ़कर अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो डेफिनेटली दीजिएगा। अदरवाइज ये क्लासेस का प्राइस तभी मैंने इतना कम रखा है, इतना कम तभी रखा है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, और आराम से बच्चे पढ़कर आराम से वहां पर एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, इंस्टीट्यूट अपनी क्लासेस लॉन्च करने वाला है, आपको दिख जाएगा 1 या 2 महीने के अंदर वो क्लासेस। अगेन कह रहा हूं कि आपको अटेंड जरूर करनी पड़ेंगी। अगर ये कर रहे हो इन क्लासेस के बाद, तो मतलब अटेंड तो फिर भी करनी पड़ेगी, बट फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी गो थ्रू करने की। बट वो क्लासेस कैसी होंगी, किस लेवल की होंगी, कितना डेप्थ में पढ़ाएंगे, मैं अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मगर मैं केवल इस सब बातों का क्रक्स केवल एक लाइनर में कहूंगा कि ये जो आप बैच कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस पेपर को फर्स्ट शॉट में क्लियर करने के लिए बार बार आपको अटेम्प्ट देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बस आप फर्स्ट शॉट में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? तो अगेन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंस्टीट्यूट अपनी क्लासेस लाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको वो मैंडेटरी है क्लासेस अटेंड करना, स्टिल ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। उन क्लासेस का लेवल क्या होगा, मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं, और वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। चलिए, अब मैं आता हूं अपने सेल्फ पेस्ड एग्जाम के ऊपर। शुरुआत में A to Z हम पहले से देखना शुरू करते हैं। पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 2 पार्ट है कॉर्पोरेट लॉ,
जो कि 70 नंबर का होगा। कॉर्पोरेट लॉ में भी दो पार्ट है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या आएगा, देखो जी, इंटर में आपने पढ़ा सेक्शन 148 तक, सेक्शन 148 तक पढ़ा। अब यहां पर सेक्शन 149 ऑनवर्ड्स आएगा पूरा कंपनी लॉ, 149 एंड ऑनवर्ड्स पूरा कंपनी लॉ आपके सिलेबस में है इस 50 नंबर के लिए। फिर उसके बाद 20 नंबर पे आपके पास सिक्योरिटीज लॉ आएंगे। मैंने कहा ना, दिल खोल के दिया गया है। लिस्टिंग गाइडलाइंस, इश्यू ऑफ कैपिटल गाइडलाइंस, एक्विजिशन गाइडलाइंस, इनसाइडर ट्रेडिंग गाइडलाइंस, टोटल मिला के 20 नंबर का इस पोर्शन से सवाल आएगा। फिर उसके बाद आता है मेरे पास इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ में मेरे पास 3 तरीके के एक्ट दिए गए हैं। एक दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और तीसरा दिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये 3 तरीके के कोड, 3 तरीके के एक्ट हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। ठीक हो गई इतनी बात। उसके बाद कुछ सजेशंस देखिएगा जी, कौन कौन सी सजेशंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने जारी की। तो चलो जी, तो मैंने कहा जी सजेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिएगा, पार्ट 1 कॉर्पोरेट लॉ एंड पार्ट 2 इकोनॉमिक लॉ कैरिंग 70 एंड 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। फर्दर पार्ट 1 इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जैसे हमने अभी ऑलरेडी बात की। पार्ट 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सिक्योरिटी लॉ है और दूसरा है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है जी। कंपनी लॉ में 50 नंबर का है और सिक्योरिटी लॉ में 20 नंबर का आपका पेपर है। उसके बाद सभी के सभी क्वेश्चन करने कंपल्सरी होंगे, यस, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। सारे के सारे क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड जो होंगे, केस स्टडी बेस्ड जो होंगे, और हर केस स्टडी के पास 2 से 5 तक आपके पास एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जो अभी लेटेस्ट मेरी डिस्कशन बोर्ड ऑफ स्टडी से हुई है इनफॉर्मली, उसमें उन्होंने कहा है कि हर केस स्टडी के बाद 5 क्वेश्चन होंगे, 1 पेज की केस स्टडी होगी, उसके बाद 5 उसके बाद 5 एमसीक्यूज होंगे उसके ऊपर। कोई रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपके कुछ सेंटर्स होंगे, वहां पे सेंटर्स पे आप जाएंगे, सेंटर्स की लिस्ट अभी बता देगा आईसीआई। उन सेंटर्स पे आप जाएंगे, क्योंकि पहला एग्जाम मई एग्जाम के बाद ही है, तो उन सेंटर्स पे जाकर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसके लिए डिफरेंट सेंटर्स होंगे और उन सेंटर्स के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक होगी इतनी बात भी। चलिए अब अगली बात। अब मैं सिलेबस को और भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक होगा बेसिक लेवल की नॉलेज आपसे पूछेगा, फिर एक होगा एडवांस लेवल की नॉलेज आपसे पूछेगा, और एक होगा फिर सुपर डुपर एडवांस मतलब एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज आपसे पूछेगा। देखो जी, कंपनी कॉर्पोरेट लॉ जब मैं 70 मार्क्स की बात करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि लगभग इतने परसेंट एक्सपर्ट नॉलेज पूछा जाएगा, और सारे का सारा जो एक्सपर्ट नॉलेज पूछा जाएगा वो कहां पे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा इस चैप्टर में। आपका पहला चैप्टर जो है, ये 3 डायरेक्टर्स, इन तीनों को मिलाकर अपन लोग डायरेक्टर्स का चैप्टर कहते हैं। डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर सारी एक्सपर्ट नॉलेज पूछ लेगा वो आपसे। बाकी किसी भी जगह अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट नॉलेज नहीं पूछेगा, कहीं भी एक्सपर्ट नॉलेज वो नहीं पूछ रहा। यानी कि जो आपसे एक्सपर्ट नॉलेज पूछेगा पूरे सिलेबस के अंदर, वो केवल एक ही जगह पूछेगा, वो है डायरेक्टर्स का चैप्टर। ठीक हो गई इतनी बात। तो यानी कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस अच्छी से आने की संभावना है। बाकी जगह बेसिक और आपकी एडवांस नॉलेज तक आपको टेस्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट सिलेबस की चैप्टर की, या फिर डिफरेंट चैप्टर्स की आपके वेटेज है, जिसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और अगर ट्रिक बताऊं तो ट्रिक यहां से सामने नजर आती है वो क्या, कि अगर आप 50 नंबर का कॉर्पोरेट लॉ प्लस 30 नंबर का इकोनॉमिक लॉ 80 नंबर का स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे, पेपर बड़ा प्लेन वनीला टाइप आपका आराम से वैसे ही पास हो जाएगा। 80 में से 80 के 80 क्वेश्चन आने हैं आपके एमसीक्यूज में, और उनमें से आपको ठीक करने कितने हैं, 50 नंबर का आपका पासिंग परसेंटेज है, तो 80 में से 50 ठीक करने हैं। यानी कि बड़े आराम से ट्रिक निकाली जा सकती है कि 50 प्लस 30 इज इक्वल टू करके 80 नंबर का पेपर प्लेन वनीला करके पास किया जा सकता है। सिक्योरिटीज लॉ को अगर छोड़ा भी जाए तो भी आराम से पेपर निकल जाएगा। सिक्योरिटीज लॉ को ही के साथ सर आपने इस तरीके का बर्ताव क्यों किया, उसका रीजन ये है कि ये गाइडलाइंस इतनी डिटेल हैं कि पता नहीं एग्जाम में कितना ध्यान रहेगा कितना नहीं रहेगा। इसलिए 2 पार्ट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा स्ट्रॉन्ग करके जाना। हालांकि मैं तीनों कराऊंगा, मगर वो गाइडलाइंस इतनी ज्यादा डिटेल होंगी कि ना जाने कितनी दिमाग में रहती है कितनी नहीं, क्योंकि पेपर में वहां कोई आप मटेरियल कैरी नहीं कर सकते। इनफैक्ट कैलकुलेटर वगैरह भी वहीं पे ही आपको कंप्यूटर बेस्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे क्या निकलती है, कॉर्पोरेट लॉ स्ट्रॉन्ग करो 50 नंबर का,
प्लस इकोनॉमिक लॉ स्ट्रॉन्ग करो 30 नंबर का, आराम से पेपर प्लेन वनीला की तरफ 50 नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए चलो जी, मगर हम तीनों कराएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं तीनों गाइडलाइंस कराऊंगा। वो तीनों गाइडलाइंस आपके लिए भाई रियल लाइफ में तो जरूरी होंगी ना। रियल लाइफ में आपने एंटर कर दिया, आपको एलओडीआर गाइडलाइंस का नहीं पता, आईसीडीआर गाइडलाइंस का नहीं पता, आपको टेक ओवर गाइडलाइंस का नहीं पता, इनसाइडर ट्रेडिंग गाइडलाइंस का नहीं पता, तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा फिर अगर इंटरव्यू में भी कोई पूछ ले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटरव्यू जब होगा सीए बनने के बाद। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा कराऊंगा। ठीक है जी, तो ये आपके सिलेबस पे डिस्कशन है और इनिशियल पेजेस आपको ये सारे जो भी मैं यूज कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, आप उनको ले सकते हैं। यही पीडीएफ में नीचे मिल जाएंगे, इसी जो आप वीडियो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं वहीं पर मिल जाएंगे। फिलहाल आज हम अपने सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो जी, मैंने अभी बताया था डायरेक्टर्स का चैप्टर इकलौता चैप्टर है जिसपे वो आपको एक्सपर्ट लेवल तक जाकर भी पूछेगा, यानी कि जैसे आप बिल्कुल एक्सपर्ट है ना अपने फील्ड के, बिल्कुल उसी तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। अच्छी बात है। चलिए जी, ये पूरे के पूरे जो चैप्टर है ना डायरेक्टर, एक्चुअल में इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, कुछ और सवाल है कि सर, सवाल उठा कि ये क्लासेस पहले की हैं या फिर एकदम फ्रेश है। देखो जी, ये एकदम फ्रेश क्लासेस हैं जो कि सेल्फ पेस्ड एग्जाम के लिए ही बनाई गई हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हैं। दूसरा, कितनी क्लासेस होंगी सर? मैं जो अंदाजा लगा पा रहा हूं, मेरे अंदाजे से लगभग टोटल क्लासेस बैठेंगी 50 क्लासेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स ईच। तो आप कह सकते हैं 75 टू मैक्सिमम 80 आवर्स का ये सिलेबस होगा। इन सिलेबस और सर आपकी बुक भी मिलेगी, मैं कहूंगा कि ये पीडीएफ आपके पास होंगी, आप चाहें तो इन्हीं का प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये पीडीएफ आपके पास होंगी। ठीक है जी, इसी के अंदर मैं केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो भी आपको बना कर दूंगा अपनी तरफ से। आईसीआई ने हालांकि अभी तक एक ही सैंपल इशू किया है, बट हम अपनी तरफ से बहुत सारे केस स्टडी सिनेरियो बना के आपको हर 2-3 क्लासेस के बाद 1 या 2 केस सिनेरियो आपको मिलते जाएंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्टर्स के चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चलो जी, तो चलिए जी, डायरेक्टर के चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा जी डायरेक्टर के चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चैप्टर पूरे का पूरा डायरेक्टर्स का सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 205 तक जाता है और अगेन बहुत इन डेप्थ तरीके से ये पूछा जाएगा आपसे ये चैप्टर आपके सवालों के अंदर। तो मैंने कहा जी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पोर्शन आता है सेक्शन 149 से लेकर 172 तक का, दूसरा पोर्शन आता है 173 से 193 तक का और तीसरा आता है 196 से सेक्शन 205 तक का। ठीक है जी, अब ध्यान रखना तीनों चैप्टर्स क्योंकि अलग अलग बांट दिए गए। पहले चैप्टर को नाम दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे चैप्टर को नाम दिया गया है बोर्ड मीटिंग और तीसरे चैप्टर को नाम दिया गया है मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन क्योंकि 3 अलग अलग चैप्टर में बांटा है तो इसलिए हर चैप्टर पे बेस्ड रूल्स भी अलग अलग बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नाम का चैप्टर आएगा तो उस पे जो रूल्स होंगे वो उनका नाम होगा कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स रूल्स 2014। बोर्ड मीटिंग का जब भी चैप्टर आएगा, मतलब 173 से लेकर 193 तक जब हम यूज करेंगे तो उनपे जो बेस्ड रूल्स होंगे उनका नाम होगा कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। मैनेजरियल रेम्युनरेशन के चैप्टर में नाम आएगा कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014। तो ये 3 रूल्स होंगे इन 3 चैप्टर पे बेस्ड। सिमिलरली क्योंकि 3 चैप्टर अलग हैं, 3 रूल्स अलग अलग हैं और इसी के बेस्ड पर तीनों के अंदर जो फॉर्म्स यूज होंगे वो फॉर्म्स भी बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, 149 से 172 तक अगर कोई भी फॉर्म यूज होगा तो उनको नाम दिए जाएंगे DIR1, DIR2, DIR3, DIR4, DIR12। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी होंगे। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में जितने भी फॉर्म्स यूज होंगे सबका नाम होगा MBP1, MBP2। MBP मतलब मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर, फॉर्म नंबर 1, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, फॉर्म नंबर 2। ठीक है जी, फिर मैनेजरियल रेम्युनरेशन में जितने फॉर्म्स यूज होंगे कॉल्ड एज MR1, MR2, MR3, MR4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स होंगे, उनके 3 रूल्स होंगे और उन तीनों में यूज आने वाले डिफरेंट डिफरेंट हमारे फॉर्म्स नंबर होंगे। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। अब
कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज आपके पास होनी जरूरी है। वो क्या? देखो जी, दो तरीके के व्यक्तित्व, दो तरीके की पर्सनैलिटीज कंपनीज में होती हैं। एक जिसके बारे में हम जानते हैं मेंबर या शेयर होल्डर, और दूसरा आज जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टर। देखो, मेंबर अगर मैं कहूं कि शेयर होल्डर या मेंबर कौन होता है, कि हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के एक रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर होता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। मतलब जिसका नाम भी इस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर आया, हर वो व्यक्ति जिसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो कंपनी मेंटेन करती है उसके अंदर जिसका नाम आता है तो वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। अब डायरेक्टर कौन होता है? पहली बात, ये एक इंडिविजुअल होगा। दूसरी बात, इसे क्यों अपॉइंट किया जाएगा? ताकि डे टू डे अफेयर्स को मैनेज किया जा सके। अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय मेंबर। ये भी जनरल नॉलेज दे रहा हूं, बस सेक्शन की टर्म्स में नहीं बता रहा, सेक्शन की टर्म में अभी आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं। डायरेक्टर कौन है? ये एक इंडिविजुअल होता है, अपॉइंट किया जाता है मेंबर के द्वारा। किस लिए? ताकि डे टू डे अफेयर्स को मैनेज किया जा सके। डे टू डे अफेयर्स को मैनेज किया जा सके मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के डेली बेसिस के डिसीजन लिया जा सके। फॉर एग्जांपल स्टॉक का इंश्योरेंस कराना है, रिलायंस ने स्टॉक का इंश्योरेंस कराना है, तो अब ये स्टॉक के इंश्योरेंस किसके द्वारा कराना चाहिए, कौन सी कंपनी से कराएं? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से कराएं? तो इसके लिए डिसीजन लिया जाना था। आपको लगता है कि रिलायंस को अपने 31 लाख मेंबर को बुला लेना चाहिए केवल इस डिसीजन को लेने के लिए कि बताइए हम इंश्योरेंस एचडीएफसी से कराएं या आईसीआईसीआई से? क्या बेकार बात है। मतलब विदेशों से लोग आएंगे, मेंबर आएंगे केवल इस बात को डिसाइड करने के लिए कि आइदर वी शुड गो फॉर एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी में ही कुछ एक्सपर्ट्स बिठा दिए जाएं जो इस तरीके के डेली बेसिस के डिसीजन ले सकें कि सामान बेचना है, गुड्स सोल्ड करनी है, रामलाल को बेचें या श्यामलाल को बेचें, गुड्स परचेज करनी है, किससे खरीदें, एक्स से खरीदें या वाई से खरीदें? क्या इस डेली बेसिस के डिसीजंस को लेने के लिए क्या हर बार शेयर होल्डर को उनके घरों से बुलाना जरूरी है? नहीं। क्या इस तरीके के डिसीजंस को लेने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जा सकता है? हाँ। कौन करेगा? कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिक इनको अपॉइंट करेंगे। मालिक मतलब कंपनी के शेयर होल्डर या फिर ओनर या फिर मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स इन व्यक्तियों को अपॉइंट करेंगे। ये जो व्यक्ति अपॉइंट हुए हैं जो कि इस तरीके के डेली बेसिस के डिसीजन लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। ये केवल इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल के अलावा कोई नहीं। तो यानी कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप, कोई एलएलपी कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकती। क्लियर हो गई इतनी बात भी? चलिए आगे। अब सवाल उठा कंपनी में डिसीजन लिए कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा जी दो तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं। एक तो मेंबर के द्वारा, जिसे आप इंटर के अंदर भी पढ़ के आए थे। जब मेंबर डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं? आइदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना? तो या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेंगे मेंबर्स या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लेंगे। दोनों में फर्क क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से। दोबारा बोलता हूं, एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से, उसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? वो सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है या बराबर है, ज्यादा है या बराबर है 3 अगेंस्ट से। तो दोबारा बोलता हूं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब वो सिचुएशन जहां फेवर ज्यादा है अगेंस्ट से, और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब वो सिचुएशन जहां फेवर ज्यादा है या बराबर है 3 गुना ऑफ वोट्स अगेंस्ट के, तो उसे अपन लोग स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। अब सवाल उठा सर ओआर की जरूरत कहां पड़ेगी, एसआर की जरूरत कहां पड़ेगी? देखो जी, जब भी लिखा होगा मेंबर डिसीजन लेंगे तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जब भी लिखा होगा मेंबर ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू डिसीजन लेंगे तो वहां पर इसका मतलब होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। पूरे कंपनी लॉ में ऐसा है, ठीक है ना? अब स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप देख रहे होंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए फेवर में बहुत ज्यादा वोट्स चाहिए, बहुत ज्यादा। इसलिए जब भी कंपनी में बहुत ही मेजर डिसीजंस लेने हों, बड़े बड़े डिसीजंस लेने हो जो कि कंपनी के अस्तित्व के ऊपर प्रभाव रखते हैं, तो इसलिए वो डिसीजंस लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है, तो इसलिए वहां पर एसआर पास करना पड़ता है। परंतु जहां पर नॉर्मल से चेंजेस हो रहे हैं, नॉर्मल डिसीजन है जो कि मेंबर्स के हितों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, दे वोंट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर टू मच, वहां पे ओआर पास हो सकता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल सकता है, ठीक है? अब
कुछ डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लेते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से डिसीजन लेते हैं, हमने ऑलरेडी चर्चा की, डे टू डे डिसीजंस। अब जिस तरीके से मेंबर्स के डिसीजन को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, सिमिलरली डायरेक्टर्स के डिसीजंस को भी अपन लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन और एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से। तो दोबारा बोलता हूं, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से, और यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां सारे डायरेक्टर्स, दोबारा सुनिएगा, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट हैं मीटिंग के अंदर, वो सभी डायरेक्टर जो मीटिंग में प्रेजेंट हैं वो वोट करते हैं जब फेवर की तरफ, तो इसे कहा जाता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। दोबारा पढ़िएगा, अ सिचुएशन वेयर ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, जब वो फेवर में वोट कर देते हैं तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज यूनानिमस रेजोल्यूशन। आइए एक सवाल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा। आपको बताना है कि क्या फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, क्या ये रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि नहीं। टोटल डायरेक्टर है 12, डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग है 10, वोट्स इन फेवर 9, खत्म हो गई बात। क्योंकि अभी यूनानिमस रेजोल्यूशन में मैंने पढ़ा कि जब सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट हैं मीटिंग के अंदर वो फेवर में आ जाएं, नहीं हुआ तब यूनानिमस रेजोल्यूशन होगा। तो यहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो यानी कि रेजोल्यूशन इज यूनानिमस रेजोल्यूशन, आंसर इज नो, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं हो पाया, ओके। सवाल उठा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए और कहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। मैं कहूंगा कि ये आपके लिए ज्यादा चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे कंपनी लॉ के अंदर केवल दो ही ऐसी सिचुएशंस हैं जब आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? हालांकि एक तीसरा है, डिबेंचर्स भी है, डिबेंचर्स के चैप्टर में, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो ले देकर आपके सिलेबस में दो ऐसी सिचुएशन बनेंगी जब आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक है रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 186 और दूसरा है रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 203। इन दो सेक्शंस को छोड़कर लिखने की जरूरत नहीं है, जब 186 पे आएंगे तो देख लेंगे, 203 पे भी आके देख लेंगे। फिलहाल नॉलेज के लिए याद रखना कि 186 and 203 they are the only two sections where there is a requirement of passing a unanimous resolution, except these two sections। इन दो सेक्शंस को छोड़ दो, बाकी पूरे कंपनी लॉ में जब जब बोर्ड का डिसीजन होगा तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं डायरेक्टर। अभी तक हमने जनरल मीनिंग समझा था डायरेक्टर का कि डायरेक्टर कौन होता है। तो मैंने कहा जी एक इंडिविजुअल होता है जिसे अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, और किस लिए, डे टू डे अफेयर्स के लिए। अब हम डायरेक्टर की डेफिनेशन एज पर द लॉ आते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 34 कहता है डायरेक्टर मींस डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। सवाल उठा, सर सेक्शन याद करने हैं? नहीं करने नहीं है, और अब ये सेक्शंस वहां पर नहीं पूछेगा क्योंकि केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो पूछ रहा है। हालांकि केस स्टडी के अंदर सेक्शन यूज कर सकता है वो अपने लिए, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि कौन से सेक्शंस जो हैं कौन से चैप्टर के अंदर आते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है जी, और बार बार पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ध्यान रह भी जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब आप बार बार पढ़ रहे होगे ना सिलेबस के लिए, तो बोल बोल के थोड़ा पढ़ना सेक्शंस को, तो ताकि दिमाग में बसेगा कि अच्छा ये वाला सेक्शन है। फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है सेक्शन बिल्कुल भी, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट भी याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट को भी समझना कौन सा वहां पे हमने लिखना है तो एमसीक्यू बेस्ड, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को भी याद नहीं करना, केवल समझना है, अच्छी तरीके से ग्रेस्प करना है ताकि केस स्टडी को सॉल्व कर सके। बाकी प्रैक्टिस तो मैं क्लासेस में करवाता ही रहूंगा। फिलहाल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि हर वो डायरेक्टर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है वो कंपनी का डायरेक्टर कहलाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टर वही होगा जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होगा? हाँ, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जब डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स का ग्रुप इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चले, एक क्वेश्चन देखिएगा,
A Limited is having 3 directors on the board. In an accident, one director died. Decide how many directors are left on the board now. एक चीज समझना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2। मिनिमम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिएगा क्योंकि आगे अभी आने वाला है ये चीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कितने? 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में होते हैं 2 और पब्लिक में होते हैं 3। ठीक है जी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जिसके 3 डायरेक्टर हो? यस, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट में अगर मान लीजिए 1 चला गया तो 3 - 1 = रह गया 2। अच्छा, अब क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर लेफ्ट ऑन द बोर्ड नाउ? तो आप बड़ा सीधा सा जवाब देंगे कि सर 2 रह गए। आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मिनिमम डायरेक्टर से आप नीचे चले गए हो, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अब 2 डायरेक्टर्स बचे हैं। नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए आपको मिनिमम नंबर पूरा करना पड़ता है। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। तो अब आप प्रैक्टिकली क्या कहेंगे? नाउ 2 डायरेक्टर्स आर लेफ्ट। यू कैनॉट से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज देयर बिकॉज मिनिमम से नीचे चले गए हो आप, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है अब केवल डायरेक्टर्स हैं जो कितने हैं? 2। टर्म क्लियर हो गई? तो अब केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बचे, अब केवल डायरेक्टर्स बचे हैं जो कितने हैं? 2। ठीक है जी, चलिए हम आते हैं अपनी पहली डेफिनेशन पर, जिसका नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या नाम है जी? मैनेजिंग डायरेक्टर। चलो जी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? तो पढ़िएगा मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है। कहता है जी मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। पहली बात क्लियर हो गई कि क्या मैं कह सकता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है? हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है। अगली बात, जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट दी गई है, हु इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट दी गई है। अच्छा, उसे सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट कहां से मिली है? पहला एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, मतलब यहां पर दिया हुआ है ये, बट फिलहाल सब्सटेंशियल पावर का मतलब लेके चलते बहुत बड़ी पावर ऑफ मैनेजमेंट, जब तक हम उसे पढ़ते नहीं हैं। तो यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, और ये सब्सटेंशियल पावर उसके पास कहां से आई? किधर से आई? या तो उसके पास आई या आर्टिकल के थ्रू, या फिर किसी एग्रीमेंट के थ्रू जो कंपनी के साथ हुआ होगा उसका, या फिर किसी रेजोल्यूशन के थ्रू। रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन भी हो सकता है और मेंबर्स का ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकता है। तो उसे ये सब्सटेंशियल पावर कहां से मिली है? या तो एग्रीमेंट के थ्रू, जो एग्रीमेंट कहां से हुआ होगा? कंपनी के साथ, किसी रेजोल्यूशन के थ्रू, या फिर आर्टिकल के थ्रू उसे ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट मिली है। अच्छा, इट इंक्लूड द डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन बाय व्हाटएवर नेम सो कॉल्ड। पोजीशन का मतलब है पावर्स। इसमें वो डायरेक्टर भी आता है जो कि पोजीशन यानी कि पावर्स होल्ड करता है। किसकी पावर्स होल्ड करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर होल्ड करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, किसी भी नाम से पुकारा जाए। फॉर एग्जांपल, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट? यस। क्या मैं कह सकता हूं कि सीईओ? यस। क्या ये लोग भी प्रेसिडेंट, सीईओ, क्या ये लोग भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं? यस, प्रोवाइडेड दे आर होल्डिंग अ सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। तो आप किसी को भी किसी भी नाम से पुकार दीजिए, अगर उस व्यक्ति के पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो इसका मतलब वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, आगे अब सवाल उठा कि सर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? देखो, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, मैं कह सकता हूं कि
ये नहीं लिखा कि क्या होती है, बट ये जरूर लिखा है कि क्या नहीं होती। तो लॉ मेकर कहता है एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 54 की, जो कहती है कि इट एक्सक्लूड, इसमें ये वाली पावर कंसीडर्ड नहीं की जाएंगी। प्लीज कंफ्यूज मत होना इन पावर से। कौन सी पावर से? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, लाइक शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना, कॉमन सील पे साइन करना, कॉमन सील लगाना, बिल ऑफ एक्सचेंज कंपनी के बिहाफ पर एक्सेप्ट करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं। So one should not get confused with these powers, because these are the powers of the administrative nature. So holding of these power cannot amount to holding of a substantial powers of the management. Then what are the substantial power of management? Law कहता है इनके अलावा जो मैनेजमेंट की पावर होती है, they are called as substantial power of management. मतलब एक तरीके से ये डिफाइन नहीं है कि substantial power of management क्या है, बट ये बता दिया गया है कि ये नहीं है। ठीक है जी। तो एक बार डेफिनेशन को रिकॉल करो। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर होगा जिसके पास क्या होंगी? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट होंगी। ये सब्सटेंशियल पावर उसे कहां से मिलेंगे? 3 जगह से, या तो आर्टिकल के थ्रू, या फिर रेजोल्यूशन के थ्रू, या किसी एग्रीमेंट के थ्रू। इसमें वो व्यक्ति भी आएगा जिसे कि जो कि पोजीशन होल्ड करता होगा मैनेजिंग डायरेक्टर की, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो। फिर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में ये नहीं लिखा क्या इंक्लूड होता है, बट लिखा है कि क्या एक्सक्लूड होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लाइक कॉमन सील लगाना, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और इन्हें सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं कहा जाता है। ये है सेक्शन 2 क्लॉज 54। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन 2 क्लॉज 53। नाम है जिसका मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? पढ़िएगा। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। अच्छा जी, जहां एमडी के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, वहां मैनेजर के लिए इंडिविजुअल होना जरूरी है, यानी कि डायरेक्टर हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके। हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्लस डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल प्लस डायरेक्शंस के अंदर काम करता है, एक्सरसाइज करता है क्या? मैनेजमेंट ऑफ होल। मैनेजमेंट ऑफ होल मींस 100% मैनेजमेंट, या फिर सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर रहकर काम करता है और जो एक्सरसाइज करता है 100% पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, या ऑलमोस्ट 100% पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है जी। फिर इसके अंदर भी वही लाइन आ गई, इट ऑल्सो इंक्लूड अ डायरेक्टर या फिर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। पोजीशन का मतलब अगेन पावर्स, ऑक्यूपाइंग द पावर्स ऑफ द मैनेजर्स बाय व्हाटएवर नेम्स सो कॉल्ड। क्या ये पॉसिबल है कि मैनेजर को मैं प्रेसिडेंट कह दूं? यस, वेरी मच पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि मैनेजर को मैं सीईओ कह दूं? यस, क्वाइट पॉसिबल। तो सवाल उठा सर, पिछले में आपने मैनेजिंग डायरेक्टर में भी कहा कि प्रेसिडेंट या सीईओ, अब दोबारा कह रहे हो प्रेसिडेंट या सीईओ, तो कैसे पता लगेगा? बहुत सीधा सा आंसर है। कैसे? एक व्यक्ति कंपनी का प्रेसिडेंट है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टर्म यूज करती है सीएमडी। तो मुकेश अंबानी कौन है? सीएमडी है किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अब सवाल उठा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो मैनेजर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी, पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए, क्या मुकेश अंबानी साहब डायरेक्टर भी हैं? मान लीजिए मिस्टर डी सीईओ है। नाउ वेदर टू ट्रीट हिम एज एमडी और मैनेजर, तो अब वो एमडी हैं या मैनेजर हैं, या फिर सीएमडी हैं, या फिर प्रेसिडेंट हैं? तो अब सवाल उठा, क्या मैं उन्हें एमडी या मैनेजर भी कह सकता हूं? सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए, क्या साहब ये डायरेक्टर है? अगर आंसर आया है नहीं, ये डायरेक्टर नहीं है, तो डायरेक्टर नहीं है तो इसका मतलब वो एमडी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है। तो इसका मतलब अब वो मैनेजर हो सकते हैं। मैनेजर हो तो सकते हैं, परंतु वो भी कब? जब उनके पास होल पावर या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट है, यानी कि 100% पावर या ऑलमोस्ट 100% पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट अगर इनके पास है। फिर अगर ये डायरेक्टर हैं तो 2 केसेस बन सकते हैं, ये एमडी भी हो सकते हैं, ये मैनेजर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? चले, अगर देखो जी, अगर इनके पास एमडी की पावर है, एमडी की पावर कौन सी है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? एमडी। बट अगर इनके पास एमडी की पावर नहीं है, इनके पास अगर मैनेजर की पावर है, मैनेजर की पावर कौन सी है? होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी या ऑलमोस्ट होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यस, ठीक है ना? तो अगर इनके पास मैनेजर की पावर्स हैं तो फिर ये कौन कहलाएंगे? ये मैनेजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मैनेजर कहलाएंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मुकेश अंबानी से के बारे में अगर आप मुझसे पूछो
ही इज अ CMD ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इफ ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर, तो पहला सवाल का जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा कि क्या इनके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है या ऑलमोस्ट ऑल पावर ऑफ द मैनेजमेंट है। रिलायंस में उनके पास ऑल द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट है, तो ही इज अ मैनेजर। तो वो कौन कहलाएंगे? मैनेजर कहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं। इसी बहाने मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइएगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों की डेफिनेशन आपने पढ़ी। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन में लिखा है सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, और मैनेजर के डेफिनेशन में लिखा है किस होल या सब्सटेंशियली द होल्स ऑफ द होल ऑफ द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो दोनों डेफिनेशन को अगर पढ़ लो तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा पावरफुल कौन लग रहा है, ज्यादा ताकतवर कौन लग रहा है? मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा ताकतवर है या फिर मैनेजर ज्यादा ताकतवर है? दोनों में से बताइए ज्यादा ताकतवर आपको कौन लग रहा है। सोचो, सोचो, सोच के देखो, सोच के देखो, ज्यादा ताकतवर कौन है? तो मैं कह सकता हूं ज्यादा ताकतवर कौन है? मैनेजर। अब एक्चुअल में सर मैनेजर तो मतलब ऐसे तो हम बहुत धड़ल्ले से ये टर्म यूज करते हैं, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, पता नहीं कितने तरीके के मैनेजर। हाँ, हम लोगों ने इस टर्म को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है, इसको इतना ज्यादा कॉमन कर दिया है कि हर जगह, हर ऑफिस में आज की डेट में टर्म यूज होने लग गई है मैनेजर। इस चक्कर में वो जो कंपनी का मैनेजर है सेक्शन 2 क्लॉज 53, वो टर्म ही कहीं ना कहीं यूज होनी बंद हो गई है रियल वर्ल्ड में। तो उसके लिए आजकल जो अब हम टर्म यूज करते हैं वो क्या है? जो हम उसके बदले में टर्म यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है उसे? CMD, प्रेसिडेंट, CEO। अब उन्हें इन नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैनेजर नाम की टर्म को हमने बहुत कॉमन बना दिया ना, इसलिए ठीक हो गई इतनी बात। बट अदरवाइज ज्यादा पावर्स किसकी हैं? ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कौन है? मैनेजर। क्योंकि इस व्यक्ति के पास 100% या ऑलमोस्ट 100% पावर होगी, और जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास सब्सटेंशियल पावर्स होंगी, बट दे आर नॉट 100%, बट सब्सटेंशियल मतलब बहुत सारी। बहुत सारी का मतलब, फॉर एग्जांपल, इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी में एक से ज्यादा MD हो जाए? यस। बेस्ट एग्जांपल इंडियन टोबैको कंपनी, ITC या SBI। ITC में 6 MD हैं, हर एक अलग अलग डिवीजन देखता है। फॉर एग्जांपल एक होटल डिवीजन देखता है, एक सिगरेट डिवीजन देखता है, ऐसे ही अलग अलग डिवीजन देखने वाले 6 MD हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी 4 डिफरेंट MD हैं, ठीक है ना। और हर एक के पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। बट मैनेजर ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि मैनेजर एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 100% अफेयर्स की पावर एक व्यक्ति के पास है तो एक से ज्यादा व्यक्ति होगा कैसे? क्योंकि जब एक व्यक्ति 100% लेके बैठा है तो दूसरे के लायक बची ही नहीं। इनफैक्ट अगर किसी कंपनी में मैनेजर है तो ध्यान रखना उस कंपनी में फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब 100% पावर एक व्यक्ति के पास है तो फिर सब्सटेंशियल पावर देने लायक भी कुछ नहीं बचा ना। तो इसलिए अगर किसी कंपनी में मैनेजर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट एक कंपनी में एक मैनेजर है, एक से ज्यादा मैनेजर फिर नहीं हो सकते, ना MD हो सकते हैं उसके बाद। बट एक कंपनी में एक से ज्यादा MD हो सकते हैं, हाँ पॉसिबल है। अगेन रिकॉल करो तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? मैनेजर, क्योंकि ही इज होल्डिंग 100% पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, वेयर एज द MD, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, MD इज होल्डिंग द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि कंपनी में एक से ज्यादा MD हो जाएं। चलिए एनालिसिस करते हैं, थोड़े से केसेस छोटे छोटे से सॉल्व करते हैं, आएगा पड़ेगा, एनालिसिस पे आइएगा। इज इट पॉसिबल दैट कंपनी कैन हैव 2 MD एट द सेम टाइम? 2 MD एट द सेम टाइम हो सकता है? यस हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया ITC और SBI रियल लाइफ में, क्योंकि सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट सबको दी जा सकती है अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। कंपनी कैन हैव 2 मैनेजर एट द सेम टाइम? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक के पास जब 100% पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है तो दूसरे लाइक कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट, कंपनी कैन हैव 1 MD एंड 1 मैनेजर? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर एक के पास 100% है तो दूसरे लाइक सब्सटेंशियल पावर भी नहीं बची। फिर मिस्टर डी पड़ेगा, मिस्टर डी डायरेक्टर हैं एंड MD भी है, डायरेक्टर भी हैं प्लस MD भी हैं कंपनी के। ही रिजाइंड एज अ डायरेक्टर, मिस्टर डी डायरेक्टर हैं प्लस MD हैं कंपनी के, डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर दिया। वेदर ही कैन कंटिन्यू एज MD? नो, क्योंकि MD बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, MD बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर
वेदर अ डायरेक्टर कैन बिकम मैनेजर, यस, क्योंकि मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल, चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हमने एग्जांपल नंबर 5 नहीं किया ना अभी। मिस्टर डी डायरेक्टर है एंड एमडी है कंपनी के, रिजाइन कर दिया है एमडी के रूप में। वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, यस, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए एमडी होना जरूरी नहीं है, एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। तो यानी कि अगर वो डायरेक्टर के रूप में छोड़ देते हैं तो वो एमडी कंटिन्यू नहीं रह सकते, बट अगर एमडी के रूप में छोड़ देते हैं तो डायरेक्टर कंटिन्यू रह सकते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए अगला 6th, अ डायरेक्टर कैन बिकम मैनेजर, यस ही कैन बिकम, क्योंकि मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल वेदर डायरेक्टर और नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, मिस्टर डी डायरेक्टर हैं प्लस मैनेजर हैं ऑफ द कंपनी, रिजाइन कर दिया है डायरेक्टर के रूप में। डायरेक्टर हैं प्लस मैनेजर हैं ऑफ कंपनी, ही रिजाइंड एज अ डायरेक्टर, वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ मैनेजर, यस ही कैन कंटिन्यू, बिकॉज मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टरशिप होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मिस्टर डी डायरेक्टर हैं एंड मैनेजर हैं ऑफ अ कंपनी, रिजाइन कर दिया है एज अ मैनेजर, वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। हाँ जी, मिस्टर डी डायरेक्टर हैं प्लस मैनेजर हैं ऑफ अ कंपनी, रिजाइन कर दिया है एज अ मैनेजर, वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, यस, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए मैनेजर होना जरूरी नहीं है और मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यस ही कैन कंटिन्यू, नो इश्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए वापस आइएगा थोड़ा। हाँ जी, अब क्वेश्चन कहता है यहां पर एक, कहता है वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव अ 2 सीईओ एट द सेम टाइम। हमने एमडी सुन लिया, हमने मैनेजर सुन लिया, बट हमने सीईओ नाम की टर्म तो सुनी नहीं। एक्चुअल में सीईओ नाम की कोई टर्म है ही नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 18 को अगर पढ़ोगे, सीईओ की डेफिनेशन देते हुए क्या कहता है? कहता है जी सीईओ वो है जो कि सीईओ है। कसम से, मतलब बचपन में ना मम्मी नजर उतारती थी ना कि ओहो मेरे लल्ला को नजर ना लग जाए, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि ओहो नजर उतार लेनी चाहिए लॉ मेकर्स की, कसम से मेरे लॉ मेकर को कहीं नजर ना लग जाए। मतलब क्या डेफिनेशन बनाई है, कसम से, क्या फुर्सत के पलों में डेफिनेशन बनी है। सीईओ मतलब वो व्यक्ति जो कि सीईओ है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे दोगे नाम, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अब मैंने कहा ना रीजन क्या है, लोग तो दो ही हैं, या तो एमडी या मैनेजर। तो अब उन दोनों को अगर आप नामकरण अलग अलग कह के पुकार दो, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दो, मैनेजर की जगह आप सीईओ कह रहे हो, तो अब कोई व्यक्ति सीईओ है तो वो एमडी भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सी पावर उसके पास है। तो सीईओ अपने आप में कोई अलग टर्म नहीं है, ये डिराइव हुई है या तो मैनेजर या एमडी का ही एक और नाम है। अब सीईओ अगर इसके पास सब्सटेंशियल पावर्स हैं तो इज एमडी, एंड इफ ही इज होल्डिंग द 100% पावर्स ऑफ मैनेजमेंट देन ही इज अ मैनेजर। क्लियर? तो क्या यह पॉसिबल है कि कंपनी में एक से ज्यादा सीईओ? हाँ, अगर वो एमडी की पावर्स रखते हैं। तो यानी कि अब सवाल ये उठा कि वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव 2 सीईओ एट द सेम टाइम, यस इफ दे आर होल्डिंग द पावर्स ऑफ द एमडी, मतलब इफ दे आर होल्डिंग द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, हम उन्हें सीईओ नाम से पुकारते हैं। एंड इफ दे आर होल्डिंग सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, तो यस कंपनी कैन हैव मोर देन 1 सीईओ। ठीक है, और वापस आइएगा। अच्छा, एक और डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर मैनेजर कैसे बड़ी टर्म हो गई? मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर देखो ना क्या लिखा है, इसमें लिखा है हु अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल प्लस सुपरविजन में काम करता है। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर ही काम करता है, ही आल्सो रिपोर्ट्स इनटू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट मैनेजर में ये बात लिखी है, मैनेजिंग डायरेक्टर में नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, तो वो जो डायरेक्टर है वो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होगा, तो इसलिए वहां पर ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी डायरेक्टर है एंड ही वुड बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बट मैनेजर मे बी एन इंडिविजुअल हु मे नॉट बी अ डायरेक्टर, तो दैट इज व्हाई ये लिखना यहां जरूरी था। मैनेजर के बारे में यहां लिखना जरूरी था कि मैनेजर ऐसा व्यक्ति होगा जो बेशक डायरेक्टर ना हो मगर स्टिल ही विल रिपोर्ट इनटू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं।
तो ये मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये डेफिनेशन हुई। अगली डेफिनेशन है मेरे पास होल टाइम डायरेक्टर की। नाम से ही पता लगता है होल टाइम मतलब पूरे समय का डायरेक्टर। पूरे समय का डायरेक्टर मतलब जो सुबह से शाम तक कंपनी में रहकर संभालता है कंपनी को, ही इज कॉल्ड एज अ होल टाइम, पूरे समय का डायरेक्टर। इसे एक और नाम से भी पुकारा जा सकता है, इसे अपन लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव पार्टनर होता था ना, वैसे ही ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो पूरे समय का डायरेक्टर होता है कंपनी के अंदर। ठीक है जी, चले जी। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास। अभी मैं केएमपी की डेफिनेशन नहीं, अब अगली क्लास से कराऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। अब ये छोटे छोटे केसेस इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, तभी जाकर हम बड़ी केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे, तभी जाके बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे केसेस साथ में लेके चलूंगा मैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहे बड़े केसेस से रिलेटेड। चलिए, कहता है देयर आर 4 डायरेक्टर्स इन 2 Square Limited। अच्छा, मिस्टर राव being the director in the station has been authorized to draw and endorse the check। मिस्टर राव जो कि डायरेक्टर है, उनके पास पावर है ड्रॉ करने के एंड एंडोर्स करने के चेक और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी, एंड आल्सो टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। साथ में ही ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रजिस्टर्ड करने की भी पावर इनके पास है, साइनिंग द शेयर सर्टिफिकेट। वेदर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट ही विल बी ट्रीटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बताओ जी, क्या इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीट कर सकता हूं? बिकॉज ही हैज द पावर ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर सर्टिफिकेट, और ही हैज द पावर टू ड्रॉ एंड एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। नो, बिकॉज ही इज जस्ट होल्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब मिस्टर राव विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बिकॉज ही इज जस्ट होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही होल्ड कर रहे हैं बस। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में किया। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाएंगे, बट बड़े केसेस का पार्ट बन के ऐसे केस आ सकते हैं। अगेन, बड़े केस कैसे बनेंगे? केवल इंस्टीट्यूट ने एक केस स्टडी की है, बट हम नंबर ऑफ केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे बड़े बड़े केसेस बनाकर जो इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं बनाए होंगे। हम ऐसे ऐसे केसेस को बनाकर आपके साथ इन क्लासेस के अंदर सेल्फ बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में डिस्कंफर्ट ना हो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन देखकर। ठीक है और कोशिश करना कि जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो, जब बड़े बड़े केसेस सॉल्व करो, तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही बैठना, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही बैठना, ताकि एक कंफर्ट डेवलप हो सके। हमारी कईयों की आदत होती है कि हम ना प्रिंट आउट लेना शुरू कर देते हैं, हर चीज का प्रिंट आउट। मतलब अब ये जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं इसका तो चलेगा, मगर जब मैं केस स्टडी दूंगा आपको, तो फिर केस स्टडी का प्रिंट आउट प्लीज मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वहां आपको कंप्यूटर पे ही तैयारी करनी है। तो कंप्यूटर पे तैयारी करने के लिए यहाँ पे इस लेवल की प्रैक्टिस करके जाना पहले से ही जरूरी है, तो इसलिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बैठना सीखिएगा। ठीक है, आज पहली क्लास थी, इसे इंट्रोडक्शन तक मैं यहीं पर ही खत्म करता हूं। अब बाकी अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगली क्लास भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी। तो अभी पहले 3-4 क्लासेस आपके यूट्यूब पे आएंगी, फिर उसके बाद ये क्लासेस केवल आपको गूगल ड्राइव पे अवेलेबल होंगी। ओनली आप गूगल ड्राइव पे अप्लाई कर सकते हैं, amitpopleyclasses.com पे जाकर ये क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, एंड विद द PDF और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए जी, धन्यवाद धन्यवाद, एंड गुड विशेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, एक और सवाल कि कौन से बच्चे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा जिनका एग्जाम चाहे मई 24 में हो, नवंबर 24 में हो या मई 25 में हो, वो सभी ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई अमेंडमेंट आएगी तो अमेंडमेंट उनको बिल्कुल वैसे ही फ्री मिलेगी, उनके ड्राइव पे भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।